हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। सिविल सर्वेंट्स एक ऐसा वर्ड जिसको सुनते ही हमारे अंदर एक बहुत अच्छी मोटिवेशन आ जाती है, एक तरह का जोश आ जाता है ताकि हम वहाँ के सिटीजन्स की वेलफेयर कर पाएँ, एक तरह से प्रॉपर सर्विस डिलीवरी हो पाए, राइट? यही सभी का ड्रीम है, बिल्कुल। बट क्या आप सभी ये जानते हो कि जो आप सिविल सर्वेंट बनते हो या जो भी आपकी ड्रीम सिविल सर्वेंट्स है, इसके पीछे का क्या हिस्ट्री रही है, किस तरह से ओवर द टाइम इसका कॉरस्पॉन्डिंग हमें एवोल्यूशन देखने को मिला है, यही आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी आपका ड्रीम है ना, आपको आज पता लगेगा कि किस तरह से काफी सालों से इसके अंदर एवोल्यूशन हमें देखने को मिला है। बट अगर आप अपने इस ड्रीम को अचीव करना चाहते हो, हमारी टीम यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। जिसके अंदर हमने लॉन्च किया है प्रारंभ बैच, जिसके अंदर आपको अलग अलग फीचर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जैसे कि आपको पूरा का पूरा शेड्यूल प्रोवाइड किया जाएगा, किस तरह से लेक्चर्स को कवर किया जाएगा। उसके साथ ही साथ हर सैटरडे आपको आपके लिए प्रॉपर एक फीडबैक सेशन होगा जिसका नाम है वेक अप ऑफिसर। इसके अंदर अगर आपकी परफॉर्मेंस के अंदर कुछ वीकनेस आती है तो हमारी टीम वहां पे आपको कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करने में हेल्प करेगी। उसी तरह से आपके लिए अलग अलग डाउट सेशंस होंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपके लिए पर्सनलाइज्ड वॉर रूम है। तो सारे इश्यूज जो भी आप कहीं ना कहीं यूपीएससी जर्नी में फेस करते हो, उन सभी को यहाँ पे कंपाइल किया गया है ताकि ये सारे इश्यूज को आप टैकल कर पाओ। सारा आपका बिल्कुल बेसिक से लेकर बिल्कुल एडवांस तक का कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे प्रारंभ के अंदर कवर किए जाते हैं। तो एक तरह से ये वन स्टॉप सोल्यूशन बन जाता है जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही होलिस्टिक मैनर में हो सके। अगर आप इस कोर्स को एनरोल करना चाहते हो तो video.onlyas.in पर जा सकते हो, एंड इन केस अगर कुछ डाउट्स हो तो इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके भी हमसे अपने डाउट्स को रिजॉल्व करवा सकते हो। देखो, सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कि आखिर सिविल सर्वेंट बोलते किसको है। देखो, सिविल सर्वेंट एक ऐसी बॉडी होती है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जो सिविल ऑक्यूपेशंस के कॉरस्पॉन्डिंग अपॉइंट किया जाता है। यहाँ पर हमें पॉलिटिकल और जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स की नहीं बात कर रहा, इसके अलावा जो होते हैं उनकी बात करी जा रही है। और देखिए, जो आपके एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है, एक तो होती है आपके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो भी आपके अलग अलग इलेक्टेड एमपीज एमएलए वो सारी चीजें हो सकती हैं। पर जब मैं बात करता हूं परमानेंट प्रोफेशनल ब्रांच की, वो आ जाते हैं हमारे सिविल सर्वेंट्स के अंदर। तो जो एक तरह से इंप्लीमेंटेशन का, जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का मेजर काम है, वो हमारे सिविल सर्वेंट्स के द्वारा ही देखा जाता है। हर जो गवर्नमेंट स्कीम बनाई गई है उसको नीचे तक पहुंचाना, उसकी लास्ट माइल कनेक्टिविटी में हेल्प करना, ये सारी चीजें सिविल सर्वेंट के द्वारा करी जाती है। तो पब्लिक वेलफेयर का काम हो गया, सर्विस डिलीवरी का काम हो गया, यहाँ पर सिविल सर्वेंट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। अब चलते हैं इसकी हिस्ट्री के अंदर कि किस तरह से सिविल सर्विसेज इवॉल्व हुई। देखिए, आप सभी जानते हो कि इंडिया के अंदर पहले क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, राइट। अब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो स्टार्टिंग में क्या करने थी, ट्रेड करने आई थी। बट ओवर द टाइम बहुत सारे वॉर्स के अंदर इन्वॉल्व होने लगी, जैसे कि हमने देखी क्या, 1757 के अंदर बैटल ऑफ प्लासी। उसी तरह से 1764 के अंदर हमने देखा बैटल ऑफ बक्सर। अब जब ये वॉर्स हुई ना, उसके बाद जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाले जो रीजन्स थे, वहां के दीवानी राइट्स, यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग जो एक तरह से उनके जो राइट्स थे, वो आ जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। अब रेवेन्यू कलेक्ट करना है तो लोग तो चाहिए। तो यहां पर स्टार्ट हमें देखने को क्या मिलता है कि कंपनी के द्वारा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया कोविनेंटेड सिविल सर्विसेज। एक तरह की ना एक कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज हुआ करती थी। तो स्टार्टिंग में तो ये इस तरह से हुई। अब यहां पर आप सोचो, इनके लोग अपॉइंट कौन करते थे, मतलब ये जो यहाँ पे कोवेनेंटेड सिविल सर्वेंट्स थे, इनको अपॉइंट किया जाता था कंपनी के द्वारा ही, ठीक है। कंपनी के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अलग अलग डायरेक्टर्स थे, वो यहाँ पर इनको अपॉइंट करते थे। तो एक तरह से इस तरह से सिस्टम था। पर इसके अंदर देखो, हमने बहुत सारे लोगों का इंपॉर्टेंस भी जानने को मिल सकती है, जैसे कि वेरन हास्टिंग्स हो गया, ठीक है। ये जो बंगाल है ना, उसके पहले गवर्नर जनरल थे, राइट। और इन्होंने, और साथ ही साथ मैं बात करूं अगर रॉबर्ट क्लाइव की, तो ब्रिटिश एम्पायर की फाउंडेशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट नींव रखी। तो स्टार्टिंग में ना इन्होंने थोड़ा इंपॉर्टेंस दी सिविल सर्विसेज कॉरस्पॉन्डिंग। पर फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास चार्ल्स कॉर्नवालिस। अब इनका नाम सबसे इंपॉर्टेंट है इन सिविल सर्विसेज, इसी वजह से ना इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया भी बोला जाता है। रीजन बीइंग कि इन्होंने बहुत सारे नए नए रिफॉर्म्स लेकर आए। इन्होंने जो आज के टाइम पे हमें सिविल सर्विसेज दिखने को मिलती है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग नई नई चीजें, इनको रेवोल्यूशनाइज करने की बातें, इनको मॉडर्नाइजेशन, इनके रिगार्डिंग क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, यहाँ पर चार्ल्स कॉर्नवालिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इसी वजह से इनको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया बोला जाता है। फिर इसके साथ ही जो लॉर्ड वेलेस्ली थे, ठीक है, 1798 से 1805 तक, इनका भी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। रीजन बीइंग कि इन्होंने क्या कोशिश करी, इंडिया में एस्टेब्लिश किया इन्होंने क्या, फोर्ट विलियम कॉलेज। इस कॉलेज को एस्टेब्लिश किया गया
ताकि जो सिविल सर्वेंट्स हैं, ठीक है, जो नए रिक्रूट्स हैं बेसिकली, उनकी इंडिया के अंदर ही ट्रेनिंग करवाई जा पाए, उसके लिए एक कॉलेज सेटअप किया गया, फोर्ट विलियम कॉलेज। बाद में हालांकि 1806 के अराउंड हमें देखने को मिलता है कि इसको डिसअप्रूव कर दिया जाता है, एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली फिर जो इंग्लैंड के अंदर ही ईस्ट इंडिया कॉलेज है हेलीबरी के अंदर, वहां पर ट्रेनिंग देखने को मिलती है। तो ये तो थी ओवरऑल स्टोरी जो कहीं ना कहीं चलती रही, इस तरह से अलग अलग जो हमारे गवर्नर जनरल थे उन्होंने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। पर असली यहाँ पे मुद्दा चेंज होता है 1850s के अंदर आकर। कैसे? आप जानते हो एक आता है हमारा चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अभी 1760 से लेके ना 1850 तक ऐसा चल रहा था कि अपॉइंटमेंट सिस्टम काम कर रहा था, कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जिसको मर्जी थी ना उसको अपॉइंट करते थे एज अ सिविल सर्वेंट। पर चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में ऐसा बोला गया कि भैया ये जो नॉमिनेशन का सिस्टम है ना, ये अपॉइंटमेंट का सिस्टम है, इसको हटाओ। अब इसकी जगह क्या करो, एक ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एक एग्जाम कंडक्ट हो। जैसे आज के टाइम पे भी एग्जाम कंडक्ट होता है ना, जो एग्जाम क्लियर कर गया वो सिविल सर्वेंट बन गया। उस टाइम पे भी ये 1853 के चार्टर एक्ट के अंदर ऐसा बोला गया कि हमें एग्जाम करवाना पड़ेगा, ये नॉमिनेशन सिस्टम को हटाओ। तो यहाँ पर बात हुई कोई डिस्क्रिमिनेशन हटाने की, जैसे रेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन थी तो उसको हटाया गया। तो एक तरह से हमने एग्जाम लेके देखने को मिला, पर ये एग्जाम ना लंदन में हुआ करता था। दरअसल में देखो मैं बात करूं तो जो हमने देखने को मिला है सिविल सर्विसेज, तो मोस्टली काफी लंबे टाइम तक ऐसा देखने को मिला कि वो ब्रिटिशर्स के फेवर में ज्यादा थी, और इंडियंस को अगर इनके अंदर एंट्री करनी होती थी तो काफी मुश्किल होती थी। तो ये भी एक तरीका था कि लंदन के अंदर एग्जाम होना भी। इवन जो एज थी, जो मैक्सिमम एज हो सकती थी सिविल सर्वेंट्स की, वो 23 ही थी। दरअसल में मैकॉले कमेटी थी, उन्होंने इसके कॉरस्पॉन्डिंग रिकमेंडेशन दी थी कि हमें नॉमिनेशन सिस्टम को हटाना चाहिए। तो क्या सर पहली बार ऐसा हुआ था कि चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में ऐसा बात बोला गया कि नॉमिनेशन सिस्टम को हटाया जाए? नहीं। दरअसल में ना 1833 का भी चार्टर एक्ट था, जहां पर बोला गया था कि हम ओपन कंपटीशन को लेकर आएंगे, पर सिर्फ ये बात बोली गई थी, ठीक है ना, इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया था, सिर्फ प्रपोज किया गया था। तो दरअसल में इंप्लीमेंट कब हुआ? चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के अंदर ही। तो ये सारी चीजें यहाँ पे चलती रही। फिर हमें देखने को क्या मिलता है? फिर हमें देखने को मिलता है 1857 का रिवोल्ट। अब भी जानते हो रिवोल्ट ऑफ 1857 बहुत इंपॉर्टेंट था, काफी लोग इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर कंपनी का रूल था ना, तो यहाँ पे कंपनी का रूल एंड हो गया, तो उसकी जगह क्या आ गया? ब्रिटिश क्राउन का रूल स्टार्ट हो गया। अब ब्रिटिश क्राउन आ गया तो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम चेंज हो गया। इसी वजह से जो अभी तक हमारी क्या थी, कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज, वो अब क्या बन गई? वो बन गई इंपीरियल सिविल सर्विसेज। और यही इंपीरियल सिविल सर्विसेज बाद में जाके क्या बनी? इंडियन सिविल सर्विसेज। एंड आज के टाइम पर हम उसको क्या जानते हैं? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के नाम से, ठीक है ना। तो जो आपकी ड्रीम सर्विस है उसका एवोल्यूशन इस तरह से हमें देखने को मिला है। पॉइंट समझ आया? ठीक है। तो इस तरह से इंडियंस देखो यहाँ पे करने लगे एक तरह से। फिर 1864 के अंदर सितेंद्र नाथ टैगोर जी, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के बड़े भाई हैं, वो पहले इंसान बने, बेसिकली सॉरी पहले इंडियन बने जिन्होंने सिविल सर्विस एग्जाम को क्लियर किया। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक लैंडमार्क इवेंट था जहां पर ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो जो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे वो इंडिया से इंग्लैंड गए इस एग्जाम के स्टडी करने के लिए, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। उसके बाद फिर देखो 1866 में जो मैंने बात करी ना एज की, तो एज को और कम कर दिया गया था, 22 साल, सॉरी 21 साल कर दिया गया, 21-22 साल के राउंड, ताकि इंडियंस का क्रैक करना इस एग्जाम को और भी मुश्किल होता रहे। फिर इसके बाद 1878 के अंदर जब बात करते हैं लॉर्ड लिटन की, तो उस टाइम तो एज को कम करके 19 ईयर्स कर दिया गया, ताकि इंडियंस और भी कम आ पाए इसके अंदर। तो इस तरह के ना हमें देखने को मिलता है कि पूरे प्रोसेस के अंदर ही इंडियंस की एंट्री ज्यादा ना हो, इसके लिए अलग अलग एफर्ट्स यहाँ पे देखने को मिले हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा। फिर बात करते हैं 1919 की। आप जानते हो 1919 में क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है। अब यहाँ पर रिफॉर्म्स के अंदर बात करी गई कि अब जो ये जो एग्जाम है ना, इसको इंडिया में भी कंडक्ट करवाया जाए। तो ये एग्जाम फिर इंडिया में कंडक्ट करवाने लग गए आफ्टर 1922। इसके साथ ही साथ अब इंडिया में एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, तो एक बॉडी भी तो चाहिए। तो 1926 के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप किया गया। दरअसल में इसकी बात मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के अंदर ही हो गई थी, एक तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी। फिर बाद में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो इसी का नाम क्या बन गया? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, जिसका आप एग्जाम देते हो ना, वही। तो इस तरह से इसकी एवोल्यूशन हुई। और 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो हमें आईएएस के कॉरस्पॉन्डिंग वो चीज हमें देखने को मिली जो पहले क्या थी, इंडियन सिविल सर्विस, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इस तरह से ये था पूरा एवोल्यूशन का प्रोसेस। इस तरह से हमने देखा
कि किस तरह से स्टार्टिंग किस पर्पस के लिए हुई थी, कैसे कैसे इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई इनके वर्क के अंदर, एंड आज के टाइम पे हमें ये किस तरह से किस रूप में देखने को मिलती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, देखो हर साल ना 21 अप्रैल को हम नेशनल सिविल सर्विसेज डे मनाते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं? देखो दरअसल में ना 21 अप्रैल जब हमारे इंडिपेंडेंस हुई उस टाइम पे जो फर्स्ट बैच था, मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंडिपेंडेंस के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोबेशनर्स थे बेसिकली, उनको मिलने सरदार पटेल जी, वल्लभ भाई पटेल जी, सरदार पटेल जो थे उनको मिलने गए थे। कहाँ मिले उनको? उनको मिले वो मेटकाफ हाउस दिल्ली के अंदर। और इसके यहाँ यहाँ पर ना इस मेटकाफ हाउस के अंदर उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पीच दी, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच दी। उस स्पीच के अंदर उन्होंने एक बात बोली कि जो सिविल सर्वेंट्स है ना, वो इंडिया का स्टील फ्रेम है। तो आप देखते हो ना, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया बोला जाता है सिविल सर्वेंट्स को। वो बात उन्होंने यही बोली थी। और इस पर्टिकुलर स्पीच की इतनी इंपॉर्टेंस मानी गई कि उसी दिन को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, 21 अप्रैल को, इसी वजह से हर साल नेशनल सिविल सर्विसेज डे सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर जो हमारे अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं उनको अप्रिशिएट किया जाता है, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया होता है। प्रधानमंत्री जी उनको अवार्ड फॉर एक्सलेंस देते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। साथ ही साथ हमारी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं वो शेयर करी जाती हैं, कि मान लो किसी एक पर्टिकुलर मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत अच्छा काम किया है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उनके काम से इंस्पिरेशन लेके सिमिलर काम कहीं और जगह भी ट्राई किए जा सकते हैं। तो इस तरह से आपस में इंटीग्रेशन होता है, कोलेबोरेशन होता है, और बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर किया जाता है। इसके अलावा एक और चीज, हमारी जो मिनिस्ट्री है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, ये रिस्पॉन्सिबल है अलग अलग चीजों के लिए, जैसे कि सिविल सर्विसेज कॉरस्पॉन्डिंग जो रिफॉर्म्स होती हैं उनकी ट्रेनिंग और पेंशन। देखो रिक्रूट तो कर लिया यूपीएससी ने, बट जो बाकी चीजें करनी होती हैं वो यहाँ पर हमें मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के द्वारा होने होती हुई देखने को मिलती हैं। तो ये था ओवरऑल एवोल्यूशन, हमने समझने की कोशिश करी कि किस तरह से सिविल सर्विसेज इंडिया के अंदर इवॉल्व हुई हैं। आई होप इस वीडियो के साथ साथ आपको एक तो नॉलेज तो मिली होगी, पर आपकी जो ड्रीम सर्विस है उसको अचीव करने के लिए थोड़ी मोटिवेशन भी आपके अंदर आई होगी, कि आप जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कितना वो लगभग हमें 250 साल से भी पुरानी उसकी हिस्ट्री देखने को मिली है। ठीक है ना? तो इतनी इंपॉर्टेंस रही है इसकी पूरी इंडिया की हिस्ट्री के अंदर। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।